हेलो और नमस्कार। आज हम मिलकर भारत के राष्ट्रपति चुनाव की उस दिलचस्प प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे जो, सच कहूं तो, किसी शानदार पहेली से कम है ही नहीं। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। और यहीं से हमारे लोकतंत्र की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आती है। तो जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। भारत के राष्ट्रपति को देश के 90 करोड़ वोटर्स सीधे नहीं चुनते। तो फिर कौन चुनता है? बस यहीं से हमारी ये पहेली शुरू होती है। देखिए, ये कोई गलती नहीं है, बल्कि एक सोची समझी डिजाइन है, एक पहेली है। इसे हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत ही ध्यान से बनाया था। वो चाहते थे कि राष्ट्रपति का पद सिर्फ पॉपुलैरिटी का खेल ना बन जाए, बल्कि वो पूरे देश के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे का सही मायने में प्रतिनिधित्व करे। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति के रोल को समझना होगा। देखिए, वो हेड ऑफ स्टेट हैं, मतलब देश के प्रमुख, लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यानी सरकार के मुखिया नहीं है। वो जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री की होती है। और बस इसी पावर बैलेंस को बनाए रखने के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। सोचिए, अगर राष्ट्रपति को भी सीधे जनता चुनती तो उनके पास प्रधानमंत्री से भी बड़ा मैंडेट हो सकता था, जो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए ठीक नहीं होता। तो सवाल वही है, अगर 90 करोड़ लोग वोट नहीं करते तो फिर करता कौन है? जवाब छुपा है हमारी पहेली के पहले टुकड़े में, जिसका नाम है इलेक्टोरल कॉलेज। हिंदी में कहें तो निर्वाचक मंडल। यही वो खास ग्रुप है जो असल में वोट डालता है। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज कोई अमेरिका की तरह अलग से चुने गए लोग नहीं, ये वही हमारे सांसद और विधायक हैं जिन्हें हम और आप ही अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुनते हैं। तो इस खास क्लब में कौन कौन है, चलिए देखते हैं। इसमें शामिल हैं लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के चुने हुए सांसद, और उनके साथ साथ देश की सभी विधानसभाओं के चुने हुए विधायक, जिन्हें हम एमएलए कहते हैं। हाँ, इसमें दिल्ली और पुडुचेरी के विधायक भी शामिल हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है, सिर्फ इलेक्टेड यानी निर्वाचित सदस्य ही वोट दे सकते हैं। कोई भी नॉमिनेटेड यानी मनोनीत सदस्य इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होता। और इसी तरह जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं, उनके सदस्य भी वोट नहीं डाल सकते। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे याद रखना जरूरी है। चलिए, अब इस पहेली की अगली परत खोलते हैं। ये चुनाव सिर्फ ये नहीं है कि गए और अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम का बटन दबा दिया। नहीं, यहाँ मामला थोड़ा अलग है। इस वोटिंग सिस्टम का जो असली मकसद है ना, वो ये है कि एक ऐसा उम्मीदवार चुना जाए जिस पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहमति हो। मतलब कोई ऐसा ना हो जो सिर्फ एक ग्रुप की पसंद हो, बल्कि जिसे व्यापक समर्थन मिला हो। और इसके लिए जो सिस्टम इस्तेमाल होता है, उसका नाम सुनने में बड़ा भारी भरकम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, या STV। पर इसका मतलब बहुत आसान है। इसमें वोटर किसी एक को वोट नहीं देता, बल्कि जितने भी उम्मीदवार हैं उन्हें अपनी पसंद के हिसाब से रैंक करते हैं कि ये मेरी पहली पसंद है, ये दूसरी, ये तीसरी, और इसी तरह आगे। तो फिर ये काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले सबकी पहली पसंद यानी फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट गिने जाते हैं। अगर किसी को भी आधे से ज्यादा वोट मिल गए तो बस खेल खत्म, वही विजेता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो रेस में जो सबसे आखिर में होता है, जिसके पास सबसे कम वोट हैं, उसे बाहर कर दिया जाता है। और सबसे मजेदार बात अब आती है, उसके वोट बेकार नहीं जाते। उन वोटों पर देखा जाता है कि दूसरी पसंद कौन था, और वो वोट उस उम्मीदवार को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक किसी एक को जीत के लिए जरूरी वोट न मिल जाएं। अच्छा, अब तक सब ठीक था, तो अब तैयार हो जाइए पहेली के सबसे पेचीदा हिस्से के लिए। एक ऐसा हिस्सा जहां हर एक वोट की कीमत बराबर नहीं होती। हम सबने सुना है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, है ना? पर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। जरा इस पर नजर डालिए। उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट की वैल्यू है 208। वहीं सिक्किम के एक विधायक के वोट की वैल्यू है सिर्फ 7। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति चुनाव में यूपी के एक विधायक का वजन सिक्किम के विधायक से लगभग 30 गुना ज्यादा है। अब ऐसा क्यों है? इस मुश्किल से दिखने वाले गणित के पीछे एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, पावर बैलेंस। ये सिस्टम ये पक्का करता है कि केंद्र और राज्यों के बीच एक संतुलन बना रहे।
ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान है, जहां हर राज्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसकी अपनी एक आवाज है। और जब सभी सांसदों और विधायकों की वोटों की कुल वैल्यू को जोड़ा जाता है, तो ये आंकड़ा करीब-करीब 10,86,000 के पार पहुंच जाता है। सोचिए, बस कुछ हजार लोग वोट डाल रहे हैं, लेकिन उनके वोटों की कुल ताकत इतनी ज्यादा है। ये इस चुनाव के पैमाने को दिखाता है। चलिए, अब पहेली के सारे टुकड़े हमारे पास हैं। अब इन्हें जोड़कर देखते हैं कि आखिर में विजेता का फैसला होता कैसे है। जीतने के लिए एक मैजिकल नंबर चाहिए होता है, जिसे कहते हैं इलेक्टोरल कोटा। इसका फॉर्मूला सिंपल है, जितने भी टोटल वैलिड वोट हैं उनका आधा और उसमें बस एक जोड़ दो। जो भी उम्मीदवार इस नंबर तक पहुंच गया, वही भारत का अगला राष्ट्रपति बनता है। और अगर पहली गिनती में कोई भी इस कोटे तक नहीं पहुंच पाया तो फिर वही होता है जिसकी हमने पहले बात की थी, वोटों के ट्रांसफर का खेल शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर जीत का रास्ता बिल्कुल साफ है। पहले सबके फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट गिनो, देखो कि किसी ने कोटा पूरा किया या नहीं। अगर नहीं तो सबसे आखिर वाले को बाहर करो और उसके सेकंड प्रेफरेंस वाले वोट बाकी लोगों में बांट दो। और ये तब तक करते रहो जब तक कोई एक विजेता न मिल जाए। आखिर में ये पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया, ये सारा गणित, ये सिर्फ एक बात पक्की करने के लिए है कि भारत का राष्ट्रपति सिर्फ एक नंबर गेम का विनर न हो, बल्कि एक ऐसा चेहरा हो जिस पर सबकी सहमति हो, एक कंसेंसस का प्रतीक हो। पर यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। ये जो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया गया था एक आम सहमति वाला चेहरा चुनने के लिए, क्या ये आज भी अपने मकसद में कामयाब है? क्या वाकई इससे एक कंसेंसस वाला नेता चुना जाता है, या फिर ये बस एक जटिल गणितीय कसरत बनकर रह गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र के काम करने के तरीके पर सोचने के लिए मजबूर करता है।